प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए मैं विभाग के अध्यक्ष तमाम शिक्षकगण को बधाई देता हूँ। आज सुबह मुझे पता चला कि मुझे बोलना है यहाँ पर, वो उर्दू में लिखा हुआ था, उर्दू में पढ़ नहीं पाया, मैंने किसी को पढ़वाया, बस इस माफ का नाम है। और ये पाठक में बोल गया है कि बड़े बड़े वक्ता पहले बोल गए हैं, काबिल साहब लिटरेचर के, हिमांशु चंद्र चौधरी लिटरेचर के, पाठक सर लिटरेचर के। आप सोचे मैं कितना कंगाल महसूस कर रहा हूँ। लेकिन बोलना है। जब मुझे लगा कि मुझे बोलना है तो अचानक मैं जाकर डिपार्टमेंट बैठ गया और मैं पीछे सारी बातों को याद करने लगा। स्कूल के दिन प्रेमचंद की कहानियां, नमक का होगा, दो पैरों में कथा, बहुत सारी कहानियां। फिर इसको प्रयास मैंने बाद में पढ़े। उन कहानियों में, उन उपन्यासों में उन्होंने जो चरित्र गढ़े, उनका ख्याल साथ साथ मेरे दिमाग में आया और फिर मैं लिंक करने लगा कि उन कहानियों में, उन चरित्रों में, उन कैरेक्टर्स को अभी के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है, क्या रेलेवेंस है उन कहानियों का, उन चरित्रों का। एक बात होता है कि प्रेमचंद का साहित्य नहीं है, अपने आप के इतिहास है। और उन्होंने जो परंपरा गढ़ी वह अद्भुत है, अद्वितीय है। समझना होगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किस समय में उनकी कहानियां, उनके उपन्यास आए। यह बात सच है कि हर थिंकर, हर साहित्यकार, हर लेखक अपने समय को पढ़ चुके हैं। उस दौर में देश की आजादी कहानी चल रही है। उनके लेखों में, उनके उपन्यास में स्वाधीनता की झलक है, मगर किस स्वाधीनता की? सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, उसमें सामंतवाद के खिलाफ आजादी की बात है, शोषण के खिलाफ आजादी की बात है, उसमें स्त्री दिवस भी है, दलित दिवस भी है, किसान दिवस भी, सब कुछ है। व्यापकता में समझना पड़ेगा। और जिस एक बात जो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि ये कास्ट हिंदू परिवार से थे, इन्होंने उर्दू में कई कहानियां, कई प्रयास लिखे, विनायक भी था। वो कैसा दौर था कि हिंदू परिवार का व्यक्ति उर्दू में लिख रहा है, हम सह स्वीकार कर रहे हैं, वो एक दौर है। और आज का दौर कैसा है? आज का दौर कैसा है किसको समझिए। मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। 90 के दशक में एक धारावाहिक बहुत फेमस हुआ था, बहुत प्रचलित रहा, जिसका नाम था महाभारत। आप जानते हो उस महाभारत का संवाद किसने लिखा? डॉक्टर राहिम हसन राजा ने। बाद मैंने उसका उपन्यास रिव्यू मैंने देखा, वो बता रहे थे कि जब मैं वो लिख रहा था तो पहले लोगों ने विरोध किया कि एक मुस्लिम को महाभारत का डाल लिखवा रहे हो। फिर बात आगे बढ़ी, का फोरम को देखते हैं, उसमें व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के स्थानीय चिट्ठियां लोग लिखते थे। तो उन्हें बताया कि मेरे यहाँ 10 बोलियां चिट्ठियां आई थी और 10 बोरियों में वो सब पढ़ता था, सजा के साथ रखता था। उसने बताया कि मैंने 9 बोरी को अलग रखा था, 1 बोरी को अलग रखा था। उस 1 बोरी में गालियां थी और 9 बोरी में प्यार था। ये है भारत। भारत को ऐसे समझना पड़ेगा और हम प्रेमचंद को भी ऐसे ही समझना पड़ेगा कि जब
प्रेमचंद की लेखनी में इसका जवाब ढूंढना होगा, और जवाब है मैं ये सोच रहा था, एक बात बता दूं आपको, मैं मास कम्युनिकेशन का हूं नहीं, मुझे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का हूं। मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं जाऊंगा पॉलिटिकली, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन कम वक्त वो घुस ही आता है। कैसा भारत आज का है, शायद आपको पता हो, अभी हाल की बात है, साल भर 6 महीने की, बीएचयू में एक मुस्लिम व्यक्ति, प्रोफेसर, विद्वान व्यक्ति, वह असिस्टेंट प्रोफेसर को ज्वाइन करने जाता है। किस विभाग में? संस्कृत में। उसे ज्वाइन करने नहीं दिया जाता है। यह कहा जाता है एक मुस्लिम संस्कृत कैसे पढ़ा सकता है। वक्त बदल गया है, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलने के लिए हमको प्रेमचंद के लेखों में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में जाकर जवाब ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि भारत नफरत का देश नहीं है, भारत प्यार का देश है। इसका उदाहरण मैं दूंगा, इस साथ मैं खत्म भी करूंगा कि भारत की मिट्टी प्यार है। शायद आपको पता ना हो, राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध, दोनों पति पत्नी नहीं थे, मालूम आप लोगों को, they were not wife and husband, फिर भी वहां सर झुकाते हैं। ये प्यार है, ये भारत है, हमको ऐसा प्यारा देश बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी संदेश के साथ सदर शोबे उर्दू का हुआ है कि बड़ी तेजी के साथ शोबे हिंदी के प्रोफेसर, शोबे अंग्रेजी के प्रोफेसर, आली जनाब टुंडी कॉलेज के प्रिंसिपल से हुए मास्टर आली तेजी के साथ जब वक्ताओं की सूची लंबी हो तो बाद में बोलने वाले की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, सुनने वाले को रोकना, ये अपेक्षा करना कि वो मजा आए या ना आए, ताली बजा देना और कुछ तो इस उम्मीद के साथ कि ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो धैर्य बनाए रखें। और बिजली नहीं है, परेशानी है, तो इस प्रेमचंद पखवाड़े के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के सर्वप्रथम मैं उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर माशूक मोहम्मद, डॉक्टर मदीन साहब और जितने भी लोग जुड़े हुए इस कार्यक्रम से, छात्र छात्राएं, रिसर्चर्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम करने का संकल्प लिया और ये कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर जो हमारे चीफ स्पीकर या मुख्य वक्ता कादरी साहब आए, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने प्रेमचंद का जो स्वरूप प्रेजेंट किया हम लोगों के सामने, वह बहुत ही गंभीर, विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण और समयाचीन। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत क्या है, कैसा है, इस पे हम लोगों की राय भिन्न भिन्न हो सकती है। अभी हमारे मित्र एक उदाहरण दे रहे थे बीएचयू। मुझे याद है कि जब हम लोग 2008 में इस सर्विस में आए थे और महेंद्र प्रसाद सिंह जी वाइस चांसलर, उन्होंने कार्यक्रम किया था और सभी लोगों को बुलाया था जितने न्यू इनकम्बेंट थे। और मुझे याद है कि उसमें संस्कृत डिपार्टमेंट में उर्दू में एक मुस्लिम कम्युनिटी की एक लेडी शिक्षिका का चयन हुआ था और कितने हर्षोल्लास के साथ
वो भी भारत है। और आज से 16 वर्ष पहले की बात नहीं है, आंखों देखी बात, सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी। तो भारत, एक दो घटनाओं से भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती। अब प्रेमचंद पे दो बात कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन माशूक साहब का आदेश है कि दो शब्द में कह के आए। तो मैं, क्योंकि हमारे जो एंकर हैं वो काफी शेर शायरी की बरसात किए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि कहते हैं 4 दिन आप गायब होकर देख लीजिए, गायब होकर के, तो आपको अपनी अहमियत का एहसास हो। आपको कोई ढूंढता है कि नहीं, आप किसके लिए कितना महत्वपूर्ण थे नहीं या हैं, वो तब पता चलेगा जब आप गायब हो जाएंगे। माना जाता है कि किसी के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया चलती है और आगे बढ़ती है। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है, यही मानते हैं हम लोग। तो एंकर के लिए ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला, लेकिन आज जिस महापुरुष के लिए ये संगोष्ठी आयोजित है, उस ठिकाने को हम नहीं। ये एक साझी विरासत है, जिसपे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, हर कोई फक्र करता है और हर कोई इसे अपना मानता है, अपना बनाने की कोशिश करता है। प्रेमचंद मध्य वर्ग रहा हो नहीं रहा हो, ये तो समय समय की बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रेमचंद ने संपूर्ण भारत की तस्वीर पेश की। अगर हम कहे तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, 17-18 उपन्यास लिखे, और उसमें भारतीय समाज का, भारतीय व्यवस्था का, भारतीय राजनीति का, भारतीय लोगों का या भारतीयता का कोई भी पक्ष अछूता नहीं। संपूर्ण भारतीय समाज का अगर चित्रण कहीं मिलता है, प्रस्तुति अगर कहीं मिलती है, तो प्रेमचंद की रचनाओं में हमें। और क्योंकि बहुत बातें हो चुकी हैं, बट मैं एक जिक्र करना चाहूंगा जो कि ये बात है, एक कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, नमक का दाता, 1925 में लिखी गई। तकरीबन कितने साल पहले की बात हुई? 100 साल के, 98 ईयर्स। जरा गौर करें कि क्या हमारे मनोविज्ञान में कोई बदलाव है क्या? जो लिखा, जैसा लिखा, वो उतना ही प्रासंगिक आज भी। यही होता है क्लासिक राइटर। यही वो इसी तरह के राइटर होते हैं जो 100 साल क्या 500 साल तक आगे देखते हैं, और उन्होंने देखा और उन्होंने लिखा। मैं छात्रों के लिए 2-3 लाइन, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं पता नहीं, मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे आप इसको। नौकरी में प्रेमचंद लिख रहे हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत दें। ओहदा मतलब पोस्ट। यह तो पीर का मजाक है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उससे वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझ पा है? आप एक एक शब्द पे गौर करें तो लगेगा कि जो बातें तब कही गई वो आज भी नहीं कर सकते।
हमारा इंटरेस्ट कहाँ होता है, हमारा रुझान कहाँ होता है। तो बस एक इस उदाहरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि अगर भारतीय समाज को समझना है, अगर भारत को समझना है, तो प्रेमचंद को पढ़िए। आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस समय का मतलब है कि जब ये उदारीकरण का दौर आया, खास करके ये 21वीं सदी में, अब गांव का भी शहरीकरण हो चुका है। अब गांव नहीं रहा, गांव में सारी सुविधाएं हैं और सारी सुविधाओं के साथ गांव की जो खासियत थी, अब वो खासियत भी गांव से दूर होती जा रही है। शहरी वातावरण का प्रभाव है। तो अगर गांव को वास्तविक रूप से आप समझना चाहते हैं, भारतीय उस संस्कृति को समझना चाहते हैं, हिंदी उर्दू तहजीब और कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो आप प्रेमचंद को पढ़ने के बाद और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।